Good morning, sir. Good morning. हाँ जी बच्चे, करिए स्टार्ट। यस बच्चे, हम कर रहे थे एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में बच्चे। अगर किसी लाइट को हम किसी गैस में से पास करवाते हैं तो इस लाइट में से कुछ क्या होता है, मिस होता है, समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग फ्रॉम दिस लाइट। ये लाइट मैंने यहां पर इंसिडेंट की। अब इस गैस ने इसका मतलब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। यस बच्चों, इस गैस ने कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ जी बच्चों, ये लाइट मैंने करवाई गैस पर और इंसिडेंट करवाने के बाद ये लाइट बाहर आई। इस लाइट में से कुछ गायब था, यानी इसमें से अगर कुछ मिस था तो वो किसने अब्सॉर्ब किया? इस गैस ने अब्सॉर्ब किया। दिस इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। अब इस लाइट को जब हम इस स्क्रीन पर डालेंगे तो इस स्क्रीन पर कुछ ना कुछ मिस होगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। दोबारा फिर समझो, जब लाइट को किसी गैस में से पास करवाया जाता है उसके बाद उस लाइट को किसी स्क्रीन पर जब हम डालते हैं हम देखते हैं कि उस लाइट में से कुछ यहाँ पर मिस है। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो राइट डाउन अबाउट एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। व्हेन white light is passed through the same gas
और वेपर, we observe a bright background crossed by a new dark lines, signifying the missing wavelengths or the wavelengths that are absorbed by the gas. They form the line absorption spectrum. इसको बोलते हैं बच्चे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर इस गैस को बच्चों में, इस गैस को, ये जो गैस है यही वाली गैस जिसने कुछ एब्जॉर्ब किया था, अगर मैं उसको हीट दे दूं, अगर मैं उसको हीट दे दूं तो यही गैस कुछ रेडिएशन छोड़ने लग जाएगा। तो वो स्क्रीन पर जब हम देखेंगे तो जो ये मिस था वो यहाँ पर स्क्रीन पर ऑब्टेन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो लिखो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। emission line spectrum when atomic gas or vapor at low pressure is excited by passing an electric current through it. The gas vapor emits radiation of certain specific wavelength only. A spectrum of this kind is called line emission spectrum. इस स्पेक्ट्रम को बच्चों नाम देते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लिख लो। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? यस, मैंने आपको दो चीजें करवाई हैं बच्चों। एक मैंने करवाया एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, एक मैंने करवाया एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहता है? जब इंसिडेंट लाइट को किसी गैस में से पास करवाया जाता है तो उस लाइट में से कुछ ना कुछ मिस होता है, और उस लाइट को जब स्क्रीन पर डालते हैं, हमने देखा है कुछ ना कुछ मिस होता है, तो जो स्क्रीन पर पैटर्न ऑब्टेन हो गया बच्चे, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। अब जिस गैस ने कुछ एब्जॉर्ब किया था, अगर मैं उसको उसमें से करंट पास करता हूं या कुछ कोई भी हीट देता हूं, कोई भी करंट पास करता हूं, तो उसमें से क्या होगा? कुछ रेडिएशन निकलती है। वो रेडिएशन हमने देखा वही थी, वो वेवलेंथ वही थी जो यहाँ पर इस लाइट में से मिस थी। तो इसको बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों क्लियर है? मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ उसको, अगर आपको कोई डाउट नहीं है मैं रब कर रहा हूं। जिसने नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
राइट डाउन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझ लो। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड थर्ड, ये थर्ड होगी स्टेट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखना बच्चों यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसको मैंने एनर्जी दी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जंप कर गया हायर स्टेट पर, यहां पर ये जंप कर गया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, नंबर ऑफ ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन ये होती है बच्चों n-1। एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 2 है तो कितनी लाइंस होंगी, नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस कितनी होंगी बच्चे? हाँ जी बच्चों, n-1 यानी 2-1 कितनी एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस होंगी? ओनली 1 एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होगी बच्चों। अगर मैं कह दूं इफ n की वैल्यू 3, अगर n की वैल्यू मैं बच्चों 3 मान लूं तो मुझे बता सकता है कोई कितनी एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होगी? नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन 2। यस बच्चों, n-1 यानी 3-1 2। इसका मतलब क्या है समझ लो बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर ये थर्ड स्टेट में जाता है तो उसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है एक्साइटेड स्टेट में जाने की। तो इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड में जाता है, हाईएस्ट स्टेट थर्ड है, इतनी एनर्जी दे दी आपकी, वो थर्ड में जा रहा है, तो उसके पास 2 प्रोबेबिलिटी है, इट कैन जंप इन सेकंड स्टेट और इट कैन जंप इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपको पता है, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो 2 ट्रांजिशंस होंगी इसके लिए, यानी दूसरे में भी और तीसरे में भी। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है। ये बनाकर दिखाना, इफ n इज इक्वल टू 5 तो नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशंस कितनी होंगी बच्चों? 4। n-1 यानी 5-1 दैट इज 4। अब 4 का मतलब क्या है हमारे पास, देखो यस बच्चों 4 का मतलब देखो क्या है बच्चों। मैं एक चीज और क्या कर रहा था, याद नहीं आई। 2 3 4 5, हाँ जी 4 तक ट्रांजिशंस कौन सी होंगी बोलेगा कोई बच्चों? 4 तक ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन शो करनी है, कौन कौन सी होंगी? 2 3 4 और 5। हाँ, ये 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5। तो कितनी ट्रांजिशन होगी? 4 ट्रांजिशन। जल्दी से नोट कर लो। बच्चों हमारा जो टारगेट है, मैंने आपका अगस्त सितंबर तक तो सिलेबस हर हालत में खत्म करना ही करना है। सितंबर तक आपका टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? सितंबर तक हार्डली आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं रब कर रहा हूं इसको। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम लिखो। एमिशन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, और मैं आपको बता रहा हूं ये लास्ट के 2 टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूं, इट इज ओनली फॉर कंपटीशन, जेई और नीट के लिए। जो लास्ट के मैं बच्चों 2 टॉपिक करवा रहा हूं, एक
स्पेक्ट्रम करवाऊंगा और मैं एक एक्सरे करवाऊंगा। दीज बोथ टॉपिक आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर योर कंपटीशन, इट इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस। एज आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हो, एक्सरे और स्पेक्ट्रम आपको नहीं दिया होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कंपटीशन के लिए ही टॉपिक है। हमारा एटम चैप्टर फिनिश हो गया बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास टाइम था तो मैं इसलिए ये दो टॉपिक आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ। अगर आप कहोगे कि एक्सरे नहीं करना तो मैं उसको लीव भी कर सकता हूँ, लेकिन आज हमारा ये पहले स्पेक्ट्रम चल रहा है। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, ये फॉर्मूला लर्न कर लो बच्चों नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का। इसके साथ के ना न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, इसलिए मैं ये आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी होती है? n into n-1/2। इफ n की वैल्यू बच्चों 4 हुई तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, एमिशन लाइंस बोलोगे कितनी होगी? ये बस फॉर्मूला लर्न कर लो। हाँ जी, ये मैं क्योंकि कंपटीशन के लिए करवा रहा हूँ इसलिए इस रिजल्ट की जरूरत हमें नहीं है बच्चों। 6 4 4 minus 1/2 4 3/2 यानी ये बनी 6। वेरी गुड। 6 का मतलब आप समझ लेना बच्चों, 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब ध्यान से समझ लेना बच्चों। और मैंने आपको ना वो टेस्ट दिया था, वो मैंने जल्दी जल्दी में एटम का दे दिया टेस्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने कर लिया, कोई बात नहीं, चलो एटम का भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैं आपको शीट दे दूंगा। वो ना जो मैंने आपको शीट भेजी है बच्चे, ये बहुत कंपलसरी है, ये एनसीईआरटी की शीट है। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा। मैं ये सारी शीट्स भेजूंगा, वीक में एक शीट भेजनी है मैंने, 1 वीक में 1 शीट, ठीक है। और एक शीट आपने ये कंप्लीट करनी है, इससे आपके एनसीईआरटी के सिंगल हर एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और एक वीक में मैंने एक शीट भेजनी है। जैसे कुछ बच्चों ने तो सबमिट करवा दी सॉल्व करके, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं करवाई, तो जिन्होंने नहीं करवाई वो आज सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा दें। और दूसरी बात, आप ट्राई करो इस एनसीईआरटी की शीट के लिए ना एक कॉपी बना लो जिसके अंदर सारे क्वेश्चन लाइन वाइज आप सॉल्व करो। जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले इस शीट को सॉल्व करने का मेथड क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको शीट सेंड करूंगा विदाउट आंसर्स, फिर मैं आपको आंसर सेंड करूंगा, आंसर आप चेक कर सकते हो, जो आपका गलत हो उसको आप दोबारा री प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा लास्ट में। अगर इन तीनों के बाद आपकी कोई डाउट रह जाती है तो फिर आप मुझसे डाउट पूछिए। ये 3 स्टेप में मैं आपको शीट दूंगा, यानी एक वीक में एक शीट आपने बच्चों करनी है, जिससे आप एनसीईआरटी का एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप शीट है ये, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी शीट ये मैंने बनाई हुई है। हाँ जी बच्चों, ठीक है ना, इसको आप सीरियसली लो और एक वीक में मुझे एक शीट सबमिट करनी ही करनी है। दिस इज योर टारगेट। हाँ जी, अब 6 लाइंस हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है 6 का मतलब क्या होगा? जा तो अब एमिशन का मतलब ऊपर से नीचे आएगा, जा 4 से 1 पे आ जाएगा, बच्चों समझो, 4 से 1 पे आ जाएगा, जा 3 से 1 पर आ जाएगा, जा 2 से 1 पर आ जाएगा। एमिशन का मतलब ऊपर से नीचे आना बच्चों। अब मुझे ये 3 होगी, 3 और बनेगी। हाँ जी, 3 बन गई, 3 और बनेंगी, कोई बनवा सकता है 3? और कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है बच्चों? सर 4 से सेकंड पे आ सकता है। हाँ बिल्कुल, उसने ऊपर से नीचे आना है तो वो 4 से 3rd में भी जंप कर सकता है, 4 से 2nd में भी जंप कर सकता है बच्चे, क्लियर? और कौन सी प्रोबेबिलिटी रहेगी बच्चों? 3rd से नहीं, और 3rd से 2nd। 3rd से 2nd, वेरी गुड। और एक होगी पूरी, और तो नहीं कुछ बचा ना, देख लो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती और, है ना बच्चों? और कोई प्रोबेबिलिटी बनती है? वैसे भी तो कितने हैं, 6 ही हैं,
ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, साथ के साथ जो मैं आपको एनसीईआरटी की शीट दूंगा उसमें क्वेश्चन पड़े होंगे ऐसे। बच्चों ठीक, ये आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। n की वैल्यू 3 के लिए ड्रॉ नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। ड्रॉ नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, n की वैल्यू 3 के लिए। चलिए बच्चों आगे। हाँ जी, यस सर। खराब कर रहा हूँ इसको बच्चों। आगे लिखो टाइम पीरियड। बच्चों मैंने आपको, ये मैं सारा कंपटीशन वाला पार्ट करवा रहा हूँ, दोबारा फिर बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोहर मॉडल में रेडियस बताया था, वेलोसिटी बताई थी। आप मुझे एक बता सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन v स्पीड से रेडियस r पर ये रिवॉल्व करता है तो जो रेडियस की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, याद है आपको? मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए n² z पर डिपेंड करती है और ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, z/n पर। आप देख सकते हो बोहर पोस्टुलेट के अंदर बच्चों हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली थी, बोहर पोस्टुलेट के अंदर हमने स्पीड की वैल्यू निकाल ली थी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी बच्चों। नो सर। ओके बच्चों, अब इन दोनों को यूज करके, यहाँ पर इन दोनों को मैं यूज करके, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को मैं यूज करके टाइम पीरियड डिराइव कर रहा हूं कि कितना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने के लिए। अब ये टाइम पीरियड के ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे करवा रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर कंपटीशन, बोर्ड के लिए नहीं है बच्चों। बोर्ड के लिए तो मैंने रेडियस डिराइव करवा दिया था, वेलोसिटी ड्राइव करवा दी थी, एनर्जी ड्राइव करवा दी थी, तो 5 नंबर का पेपर में पक्का पूछा जाता है। अब मैं आपको बच्चों क्या करवा रहा हूँ, टाइम पीरियड कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है पूरे सर्कल में तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। कितनी स्पीड से बच्चों, v स्पीड से। यहां तक क्लियर बच्चों? t इज इक्वल टू 2πr की वैल्यू बच्चों कितनी है, बोलो जल्दी। r की वैल्यू n² अपॉन z। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, z अपॉन n। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके 1.6 इंटू 10 की पावर -16 n की पावर 3 इंटू z की पावर 2 आ जाता है बच्चों। यानी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3 z की पावर 2। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और किस पर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो ये z² अपॉन n की पावर 3 ये चीज आ जाएगी बच्चों यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, z² अपॉन n की पावर 3। इसके बाद है हमारा करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। t किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, n पावर 3 अपॉन z²। तो I किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, z² अपॉन n पावर 3। ये भी नोट कर लो बच्चों। हाँ जी, ये भी नोट कर लो।
बच्चों नोट हो गया यहां तक? यस स्टूडेंट, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल ही है। टाइम पीरियड की निकालनी, मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट निकाल लिया, किस पर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद दो तीन चीजें मैं और कैलकुलेट करूंगा बच्चों। ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है। सब्जेक्टिव के लिए बोहर रेडियस था, वेलोसिटी थी और एनर्जी थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव में टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ सकता है, और दो तीन चीजें और हैं उनको भी, उनके बारे में भी पूछ सकता है। मैं रब कर रहा हूं बच्चे इसको। एक है मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको याद है बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती थी? m इज इक्वल टू आई ए कितना होता था? पाई आर स्क्वायर। आई कितना होता था हमारे पास बच्चों? चार्ज अपॉन टाइम, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी होती थी? याद है आपको? एम स्क्वायर अपॉन जेड। तो m कितना हो जाएगा बोलोगे? e अपॉन टी एज इट इज। बोलो बच्चों, पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? n की पावर 2 बाई z का स्क्वायर। तो m किसके प्रोपोर्शनल हो गई बच्चों? m किसके प्रोपोर्शनल होगी बताओ जल्दी। हाँ जी बच्चों, m किसके प्रोपोर्शनल हो गई? और टाइम किसके प्रोपोर्शनल था बच्चों? ये t की वैल्यू बोलना जल्दी जल्दी, कितनी थी? t किसके प्रोपोर्शनल था बच्चों बताओ? t किसके प्रोपोर्शनल था? n की पावर 3 अपॉन z स्क्वायर। ये z z कट गया, तो ये बच गया हमारे पास n की पावर, अकेला n बच गया। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इंडिपेंडेंट ऑफ z। मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों z पर डिपेंड नहीं करती। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती। कोई डाउट है बच्चों यहां तक किसी को तो पूछ सकते हो। यस बच्चों, एनी डाउट? No, sir. ओके, एक चीज और लिख लो, इसके बाद आप लिख लो बच्चों, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये भी लिख लो, हम लिख रहे हैं जब, एक दो टॉपिक रह गए, इसको भी खत्म कर ही देते हैं इसी के साथ। बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, याद है आपको? mvr किसके इक्वल होता है? nh बाई 2 पाई, ये सभी को पता है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? ia, आई कितना होता है? चार्ज अपॉन टाइम, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे ई टी की वैल्यू कितनी होती है पता है सभी को? 2 पाई आर बाई वी और पाई आर का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ई वी आर बाई 2 आ गया बच्चों। हाँ जी, यहां तक देखो क्लियर है बच्चों? ई वी आर बाई 2, एम से मल्टीप्लाई कर लिया, एम से डिवाइड कर लिया। ई एम वी आर क्या होता है तुम्हें पता है? एंगुलर मोमेंटम एल अपॉन 2m। देखना बच्चों यहां तक क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट E अपॉन 2m, तुम्हें पता है एंगुलर मोमेंटम बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है? nh बाई 2 पाई। तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास n e h 4 पाई m। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया बच्चों। अगर मैं m अपॉन l करूंगा, इट विल बी इक्वल टू e अपॉन 2m विच इज कांस्टेंट। ये नोट कर लो, ये नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं यहां पर लास्ट लिख रहा हूं,
मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये पूरा प्योर कंपटीशन है, लेकिन आप लिख लो, एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा, इसमें कोई टफ नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बच्चों। ये न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है गोल गोल, वेलोसिटी v है, रेडियस r है। अब ये r है, अगर थीटा 0 हो यानी फोर्स और r में एंगल 0 है, तो साइन 0 0 है, तो टॉर्क भी बच्चों 0 होगी। अगर थीटा 180 है तो भी टॉर्क क्या होगी, 0 होगी। बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, समझो मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहा है तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन के लिए। A revolving electron does not experience any type of torque. Revolving electron does not experience any type of torque. Revolving electron does not experience any type of force, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। बट अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो टॉर्क का फॉर्मूला चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, L2 माइनस L1 T2 माइनस T1। अच्छा बच्चों L का फॉर्मूला क्या होता है, NH बाई, L का फॉर्मूला बच्चों NH बाई 2 पाई। अगर दूसरे से पहले भी आ रहा है तो 2H बाई 2 पाई माइनस 1H बाई 2 पाई। भाई टाइम कितना लगता है एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आने पे, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, यानी ये टॉर्क हो गई नॉन जीरो। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। Hence, electron will experience torque when it jumps one excited state to other. Electron only when टॉर्क एक्सपीरियंस करता है बच्चों अगर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जंप करता है, तो अदरवाइज वो कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बच्चों समझ आया, लिख लो फटाफट। अगर किसी को कोई अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये सारा मैंने कंपटीशन के लिए ही करवाया था। होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, हो गया नोट? यस सर। ओके बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है, दैट इज आल्सो फॉर कंपटीशन नॉट फॉर बोर्ड्स। आप लिख लो अगला टॉपिक, एक्सरे। एक्सरे एक्सरे क्या होती है
when fast moving electron incident on a metal surface then emit photon called एक्सरे। तो वो क्या करता है बच्चों, फोटोन एमिट करता है, जिसको हम एक्सरे बोलते हैं। कहता अगर हम किसी मेटल प्लेट पर, ये मेटल प्लेट है, मैंने इस पर इलेक्ट्रॉन हिट किया, ऐसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट किया, तो ये मेटल क्या छोड़ेगी बच्चों, रेडिएशन छोड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सरेज। क्लियर बच्चों? आपको ये याद है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी को याद है क्या होता था? एनी स्टूडेंट? सर जब इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में हेल्प करती थी। नहीं बच्चे, जब हम लाइट, हाँ इंसिडेंट लाइट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है बच्चे, इंसिडेंट लाइट किसी मेटल सरफेस पर डालते थे तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसको क्या बोलते थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक्सरे उल्टा है, ध्यान से देखो, एक्सरे में इलेक्ट्रॉन डालना है मेटल सरफेस पर और लाइट बाहर निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, लाइट डाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था। यहां लाइट क्या किया बच्चों, इंसिडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, इजेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, इंसिडेंट, इजेक्ट क्या किया है, प्रोड्यूस, बोलो, X-rays. लाइट और एक्सरेज। क्लियर बच्चों? उल्टा प्रोसेस है, यानी आई कैन राइट हियर इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये रिवर्स ऑफ क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉन्जन 1895 के अंदर, इसको रॉन्जन ने डिस्कवर किया। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फाउंड बिटवीन 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। X-ray are highly energetic with short wavelength। ये याद रखो, इसकी वेवलेंथ बच्चे बहुत कम होती है और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसकी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला HF होता है, F होता है C/λ। इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है और एनर्जी मैक्सिमम होती है। They are moving with speed of light। ये लाइट की स्पीड से चलती है, नोट कर लो बच्चों यहां तक। They are moving with the speed of light। कल आपका ना ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड भी कंपटीशन भी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर कल आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस के काफी टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो आप भी ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूंगा कि कौन से टॉपिक हमने नहीं करवाने। न्यूक्लियस के अंदर काफी टॉपिक बच्चों नहीं है। इसके बाद हमारा मतलब 3 दिन में ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएगा।
3 दिन में सेमीकंडक्टर हो जाएगा, 3 दिन में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये आप ये लगा लो अगस्त मंथ के अंदर अंदर मैं ये सारे चैप्टर खत्म कर दूंगा आपके। अकेला एक रह जाएगा लाइट चैप्टर। फिर लाइट का भी बच्चों आधा पार्ट खत्म है, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट खत्म है। जो मैं कह रहा था आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा, उसको मैं 15 दिनों में खत्म कर दूंगा, 15 डेज में आपका लाइट। यानी सितंबर 15-20 सितंबर तक मैं सारा सिलेबस आपका खत्म कर सकता हूँ। अच्छा, आपके एग्जाम्स हैं बच्चों सितंबर में? यस सर, Yes, कहते sir. हैं बाकी पता नहीं। कब से है वो मुझे बता देना, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सितंबर में जब आपके एग्जाम होंगे 10 दिन कुछ नहीं करवाऊंगा, 10-12 दिन, ठीक है? तो उससे sir. पहले फिर मैं आपकी डबल क्लास कर दूंगा जहाँ पे। और मुझे कोई चैप्टर बता देना पर्टिकुलर, अगर कौन सा लाइट किसी को आ रहा होगा तो बता देना, मैं पहले खत्म करवा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लगा के। सर लाइट तो आना है। आना है लाइट? तो मैं फिर आपको ये पहले क्लासेस स्कूल वाले करा रहे हैं वो तो अभी। लाइट आना है तो मैं पहले खत्म करवा दूंगा लाइट, कोई बात नहीं, देखता हूँ लाइट खत्म करवा दूंगा पहले, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, और कल से ना थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो, 5-7 मिनट, मतलब 6:50 पे आ जाया करो, ट्राई किया करो, ठीक? ओके सर। ओके।